इस भारत भूमि को बचाने में कई शूरवीरों ने अपनी जान दांव पर लगाई है और कईयों ने अपनी जान इस मातृभूमि को बचाने में गंवाई भी है। उसमें से आज मैं बात करना चाहूँगी अजीत डोभाल के बारे में, जो अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये हमारे 3 साल से लगातार सिक्योरिटी एडवाइज़र बनते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने एक स्पाई की तरह भी काम किया है। आज उसी के बारे में मैं कुछ बताने आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं निमिषा अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एसएनडी मीडिया पर। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड के एक छोटे से जिले पौरी गढ़वाल में हुआ। उनके पिताजी मेजर जीएन डोभाल और उनकी माताजी एक्स सीएम एचएन बहु गुना की कज़न बहन थी। अब पिताजी का मेजर होना उनका ट्रांसफ़र करता रहता था, इसलिए उनकी स्कूलिंग हुई अजमेर के इंडियन मिलिट्री स्कूल से और उनकी मास्टर्स आगरा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से हुई। आगे उन्होंने 1968 में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और एक ही बारी में पूरा कर लिया। उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और जब वो ख़त्म हुई तब उन्हें केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट का एएसपी बनाया गया। कहते हैं ना, समय बदलता है तो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाता है। वैसे ही उनका समय बदला 28 दिसंबर 1971, जब उनका केरला के एक शहर थलासरी के लोकल होटल, जिसका नाम था नूरजहां, पर एक आदमी ने अपना जूता फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा दिया। उससे वहां पर रीजनल रिवॉर्ड शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ दिनों में कम्युनल वायलेंस में बदल गए। वहाँ दोनों रिलीजन एक दूसरे को मारने लगे और एक दूसरे की दुकानों से सामान चुराने लगे। वहाँ का माहौल इतना बिगड़ गया था कि वहाँ से जाने में भी डर लगता था। कोई जाना पसंद ही नहीं करता था, यहाँ तक कि पुलिस भी जाना नहीं चाहती थी। उस टाइम सत्ता कांग्रेस सरकार की थी, तो उनका होम मिनिस्टर के करुणाकरन ने अजीत डोभाल को बुलाया, क्योंकि उस टाइम एक ऐसा ऑफिसर चाहिए था जो इस एरिया में जाने से ना डरे और एनी हाउ इन रियॉर्ड्स को रोक दे। अब ये अजीत डोभाल की जिम्मेदारी थी कि वो कैसे भी करके उन रियॉर्ड्स को रुकवाएं, और उन्होंने वो किया भी। उन्होंने वहाँ 2 जनवरी 1972 को जाके सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और दोनों रीजन हेड्स जो उन रियॉर्ड्स को लीड कर रहे थे उनसे बात करी। तो उसमें उन्हें पता चला ये रियॉर्ड्स इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे का सामान चुरा रहे थे, और अजीत डोभाल ने ये समझते ही रियॉर्ड्स को ख़त्म करवाया और दोबारा से शांति करवा दी। इससे सारे अथॉरिटीज़ बहुत इम्प्रेस थे। बाद में मिड ऑफ 1972 में अजीत डोभाल को केरला से दिल्ली ट्रांसफ़र करवा दिया गया। उसके साथ इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्ट ऑपरेशनल विंग में ऐड किया गया। सेम ईयर यानी 1972 में इनकी शादी होती है अरुणी डोभाल से और उनके 2 बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। जब अजीत डोभाल अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे आईबी के अंडर, तब दूसरी तरफ मिजोरम के हालात कुछ ठीक नहीं थे। जैसे हमें ये तो मालूम ही है कि मिजोरम एक अलग स्टेट ना होके असम का पार्ट हुआ करता था। बहुत ज़्यादा सूखा और अकाल की स्थिति हो गई थी वहाँ पर। अब वहाँ के लोग 1.5 लाख रुपीस मांग रहे थे कंपनसेशन के नाम पर, और ये इंडियन गवर्नमेंट देना नहीं चाहती थी, और ना देने पर लोग वहाँ के इन गवर्नमेंट पर आवाज़ उठा रहे थे। इसी के साथ उस टाइम असम में एक नया लॉ आया था कि जिन लोगों को असम की लैंग्वेज आती होगी बस उन्हीं ही गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी। तो इसको लेके और भी ज़्यादा लोग खिलाफ जा रहे थे। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे थे। इन सबको रोकने के लिए वहाँ पर भेजा गया अजीत डोभाल को एज द हेड ऑफ सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। वो वहाँ पर जाते हैं और हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें पूरे 2 साल लगे थे वहाँ के वायलेंस को ख़त्म करवाने में, यानी 1972 से 1974 तक, और उसके बाद मिजोरम को अलग स्टेट बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ सिक्किम में किया था, जिसकी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलता है। जनरली ये 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है, लेकिन उनके काम को देखते हुए सिर्फ 7 साल की सर्विस में ही उन्हें ये मेडल मिल गया था। उनके इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में एक की प्लेयर का रोल देते हैं। अब आगे आने वाले समय में उनके पास सारी प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया। जब इंडिया अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, तब पाकिस्तान को भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने थे, तो फ्रांस और चाइना की मदद लेके वो ये करना चाहता था। अब जैसे ही बात फ्रांस को पता चलती है तो फ्रांस उससे बैकआउट कर देता है। अब इसके लिए पाकिस्तान के ऑफिशियल्स नॉर्थ चाइना जाने लगे। जब इस चीज़ का पता इंदिरा गांधी को लगा तो उन्होंने रॉ और आईबी के ऑफिशियल्स को बुला के कहा कि ये पाकिस्तान जो भी कर रहा है उसका पता लगाओ और कैसे भी करके इसे रुकवाओ। अब इस चीज़ के पता लगाने के लिए इंडिया ने अपने सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान और चाइना भेजे। अब अगर ऐसे ही भेजते इंडिया से लोग फॉर वेकेशनल पर्पस, तो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह पाते, और दूसरी बात उनके ऊपर शक होने लगता। और जो भी एजेंट्स वहाँ पर गए थे उनको इंडियन एम्बेसी के नाम से भेजा गया था वहाँ पर,
तो इसी तरकीब से पाकिस्तान में अजीत डोभाल को भेजा गया जिसमें उन्हें इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बनाया गया था। इस खोज के लिए करीब 6-7 साल अजीत डोभाल पाकिस्तान में एक फेक आइडेंटिटी के साथ रहे थे। अब हर कोई इंसान कुछ ना कुछ गलत भी तो करता ही है। उसको लेते अजीत डोभाल पाकिस्तान में 2 बार पकड़े भी गए थे। एक बार वो औलिया मज़हार जा रहे थे जो इस्लामाबाद में बहुत फेमस है, और एक बार लाहौर में कवाली सुनते टाइम एक इंसान ने उनसे बोला तुम्हारी फेक बियर्ड गिरने वाली है। अजीत डोभाल के वहाँ रहने से इंडिया को बहुत फ़ायदे हुए थे। पाकिस्तान से तो हम बच रहे थे, लेकिन भारत कभी शांति से रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय भारत में बहुत कुछ हुआ। भिंडरनवाला इंसिडेंट, गोल्डन टेम्पल, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की मौत, इससे पूरी गवर्नमेंट में उथल पुथल हो गई थी। अभी यार 1988 में राजीव गांधी पीएम बने। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त मिलिटेंट ग्रुप गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे, वैसे ही दोबारा 1988 में खालिस्तानी ग्रुप, भिंडरनवाला टाइगर फोर्स, ये सब दोबारा गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में जाके बैठ गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते जो भी गोल्डन टेम्पल में खराबी हुई थी उसको लेके सिख कम्युनिटी बहुत गुस्से में थे, तो राजीव गांधी इस चीज़ के ऊपर दोबारा प्रेशर नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया कि कैसे भी करके उन लोगों को रूम नंबर 14 से निकाला जाए बिना गोल्डन टेम्पल में घुसे। अब इस चीज़ को करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, तो अजीत डोभाल को जल्द से जल्द वापस बुलाया गया। उन्होंने और केपीएस गिल ने मिलकर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया ब्लैक थंडर ऑपरेशन। अब दिक्कत इसमें ये थी कि यह ऑपरेशन बिना गोल्डन टेम्पल में अंदर घुसे किया ही नहीं जा सकता था। इसलिए अजीत डोभाल पाकिस्तानी आईएसआई का रूप लेके अंदर जाते हैं। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जब हमारी सरकार ने अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा था तो वहाँ जाके उनकी उर्दू बहुत अच्छी हो गई थी और फ्लुएंट भी, तो कोई समझ ही नहीं सकता था कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी। अब अंदर जाके उन्होंने उन लोगों को बहुत कन्विंस किया और ऐसा दिखाया कि वो उनकी मदद करना चाहते हैं और उनको आइडियाज़ दिए जिससे वो कामयाब हो सके। अब इसकी वजह से उनको गोल्डन टेम्पल के अंदर या बाहर आना जाना शुरू हो गया। लेकिन सच्चाई तो ये थी, वो अंदर खालिस्तानी ग्रुप्स की पोजीशन और सारी इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे थे। जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो सेम डे एनएसजी को बुलाते हैं। वो जब आते हैं तो एनएसजी कमांडोज को सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और सीआरपीएफ को गोल्डन टेम्पल के साइड में खड़ी थी उसकी जगह एनएसजी को खड़े कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने पानी और इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया था, ये सोचकर कि जब भी ये लोग पानी पीने बाहर आएंगे तब इन्हें मार देंगे, क्योंकि मई का महीना था और बहुत गर्मी थी। और जैसा सोचा वही हुआ। जब मिलिटेंट्स के लीडर जहांगीर सिंह 15 मई को बाहर निकलता है तो उसे गोली मार देते हैं। अब जब उनका लीडर ही मर गया था तो उनका मॉरल डाउन होता चला गया। अब अजीत डोभाल अंदर बाहर कर रहे थे। उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया सरेंडर करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा और कैसे भी करके उन्हें कन्विंस कर लिया। 18 मई 1988 में सारे मिलिटेंट सरेंडर कर देते हैं। अब अजीत डोभाल को इसके लिए बहुत प्रेज किया जाता है, क्योंकि अगर मिलिटेंट्स को थोड़ी सी भी पता चल जाती कि ये पाकिस्तानी एजेंट नहीं तो वो अजीत डोभाल को उसी समय मार देते। ईयर 1992 में अजीत डोभाल को लंदन एम्बेसी भेजा जाता है और वो वहीं रहकर अलग अलग ऑपरेशंस में इंडिया की हेल्प करते हैं। जब अजीत डोभाल वहाँ पर थे तो 1998 में सरकार चेंज हो गई, बीजेपी की सरकार आ गई और उसके एक साल बाद 24 नवंबर 1999 इंडियन एयरलाइन का प्लेन IC-814 नेपाल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक जा रहा था। करीब उसमें 170 से 180 पैसेंजर्स थे और जैसे ही प्लेन इंडियन एयरलाइन में आता है तब एक टेररिस्ट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन प्लेन को हाईजैक कर लेता है। अब वो पायलट से कहते हैं ये प्लेन पाकिस्तान ले चलो, लेकिन पायलट बताता है कि प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं है। तो उन लोगों ने पहले ही सोचा था कि अमृतसर रुकेंगे और वहाँ से फ्यूल भरवा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो अमृतसर रुके वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था। तो हाईजैकर्स को ये डर था कहीं इंडियन गवर्नमेंट कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग ना कर रही हो, तो वो वहाँ से प्लेन को लाहौर ले जाते हैं। लाहौर में फ्यूल डलवाते हैं और फिर पाकिस्तान की ओर ले जाते हैं, पर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने मना कर दिया कि प्लेन को यहाँ लैंड मत करना। तो वो उस प्लेन को कांधार यानी अफ़गानिस्तान में ले जाते हैं। अब वहाँ जाके इंडियन एम्बेसी से एक आदमी भेजा जाता है जिनका नाम था AR घनश्याम। उन्हें वहाँ पर भेज के जानना चाहते थे कि टेररिस्ट ग्रुप्स को आखिर चाहिए क्या, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप्स ने मना कर दिया कि जब कोई इंडिया से आएगा तभी हम बताएंगे। तो इंडिया ने 7 लोग कांधार भेजे, उसमें से एक अजीत डोभाल थे।
टेररिस्ट ग्रुप्स ने बोला कि उन्हें अपने 36 टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए और साथ में $200 मिलियन दिए जाए। अब ये करना इंडिया के लिए इम्पॉसिबल था, तो अजीत डोभाल बहुत सारी नेगोशिएशंस करते हैं और कैसे भी करके 36 टेररिस्ट से 3 टेररिस्ट की रिहा पर आ जाते हैं। अब इससे इंडिया गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ था, तो ऐसे आगे ना हो उसके लिए अजीत डोभाल ने नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर एंड जॉइंट टास्क फोर्स का इंटेलिजेंस बनाया था। अब ये 1998 में जब से बीजेपी की सरकार आई थी तो ये कहना शुरू हो गया, जो बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उनके और अजीत डोभाल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अब उस टाइम रॉ के चीफ का सिलेक्शन होना था। अजीत डोभाल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे, लेकिन तब भी अजीत डोभाल का नाम सजेस्ट किया गया। रॉ के डायरेक्टर ने मना कर दिया, इस वजह से अजीत डोभाल का चीफ बनना कैंसिल हो गया। अब बाद में आईबी का डायरेक्टर की पोस्ट खाली थी क्योंकि उनका टेन्योर पूरा हो गया था। अजीत डोभाल को डायरेक्टर बनाना कंफर्म था और वही हुआ। अजीत डोभाल को 31 जुलाई 2004 को डायरेक्टर बनाया गया। उनका टेन्योर 2 साल से कम करके 8 महीने कर दिया गया। उसके बाद 2005 में उनका टेन्योर पूरा हो गया। 2005 में एक नया आईबी डायरेक्टर चुना गया, ESL नरसिम्हा। उनका टेन्योर पूरे 2 साल का ही था, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत एलिगेशंस मिले। ऐसे करके अजीत डोभाल ने अपनी आईबी के लिए पूरी जिंदगी निकाली। धन्यवाद।